हेलो बेटा, सब ठीक हो? ओके। तो लीजिए बेटा, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट। आपने काफ़ी नाम सुना होगा कैटलिस्ट के बारे में, है ना? देखिए बेटा, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है। अब अगर हमको इसकी स्पीड चेंज करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर चेंज करनी है, तो आप इसमें कैटलिस्ट मिला दीजिए, है ना। तो कैटलिस्ट मिलाने पर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी कैटलिस्ट स्पीड, किसी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है, बट खुद जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, कैटलिस्ट ए सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट itself undergoing any change at the end of the reaction called catalyst, and this phenomenon is called catalysis। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस बिना अपने आप में कोई चेंज किए किसी रिएक्शन की स्पीड को अगर चेंज करता है, तो उस सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं और इस फिनोमेना को बोलते हैं कैटलाइसिस, है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस। तो देखिए, कैटलाइसिस जो है ये 6 टाइप की होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं होमोजेनस कैटलाइसिस। हालांकि इसकी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में भी आपको ऐसे बता दूं कि जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अगर सेम फिजिकल स्टेट में हो तो इसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलाइसिस, ठीक है। और हेट्रोजीनस कैटलाइसिस, अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटलाइसिस, ठीक है। थर्ड है पॉजिटिव कैटलाइसिस। अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट, कोई कैटलिस्ट है, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलाइसिस है। और नेगेटिव कैटलाइसिस, अगर कोई कैटलिस्ट है किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम करता हो तो वो होता है नेगेटिव कैटलाइसिस, है ना। और ऑटो कैटलाइसिस का मतलब ये होता है बेटा कि कोई सब्सटेंस उसी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है जिसमें वो खुद बना हो, यानी जिसमें वो खुद प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और उसी रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। इसका भी एग्जांपल देखिए, मैं अभी समझाऊंगा आपको। और लास्ट है इंड्यूस्ड कैटलाइसिस है। एक रिएक्शन जो है खुद उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं होता, लेकिन एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से अपने आप इंड्यूस्ड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलाइसिस। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले होमोजेनस कैटलाइसिस की। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट है, तो और ये होता है कैटलिस्ट, ओके। तो रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, अगर ये सब एक ही फिजिकल स्टेट में हो, अगर इनकी फिजिकल स्टेट एक ही हो, समान हो, तो इसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए बेटा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं अपन और इससे बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें कैटलिस्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसमें तीनों ही गैस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलाइसिस। तो देखिए, होमोजेनस कैटलाइसिस का मतलब हो गया इफ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट और होमोजेनस कैटलाइसिस, है ना। दूसरा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी कैटलिस्ट है, वो लेते हैं अपन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, और ये भी गैसियस फेज में, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसियस फेज में होता है। तो इस तरह का जो कैटलाइसिस है, इसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलाइसिस, है ना। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ होमोजेनस कैटलाइसिस। इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटलाइसिस, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी।
इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है। तो देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनता है ना। तो इसमें जैसे एग्जांपल आपका दे रखा है सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसी का मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं कि ये 2SO2 प्लस O2 गिव्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड और 2SO3। अब इस रिएक्शन को देखिए कैसे होगी ये रिएक्शन, इसको 2 स्टेप्स में समझाया गया है। इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको 2 स्टेप्स में समझाया है। पहले स्टेप में जो है ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्ट करेगा 2NO, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पहले रिएक्शन करके इसके साथ और बनाएगा 2NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होगा और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये होता है इंटरमीडिएट। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट, यानी बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। फिर ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है SO2, ये SO2 प्लस NO2, इससे ये रिएक्ट करेगा और होगा कुछ यूँ कि ये अपना एक ऑक्सीजन वापस इसको दे देगा, तो ये तो बन जाएगा प्रोडक्ट SO3 और ये नाइट्रिक ऑक्साइड लास्ट की एंड में जो रिएक्शन के एंड में जैसा था वैसा का वैसा ही मिल गया। देखिए NO स्टार्टिंग में था, ये स्टार्टिंग में NO और ये लास्ट में NO। तो यानी कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल गया और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो थ्योरी है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब हम लेते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, है ना। तो बेटा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था होमोजीनस कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलाइसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं तो उसको होमोजीनस कैटलाइसिस बोलते हैं। और अगर रिएक्टेंट और जो है कैटलिस्ट अगर सेम फेज में नहीं हो, डिफरेंट फेज में हो, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटलाइसिस। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इफ the catalyst is present in different phase than that of reactants, then that of reactants is called heterogeneous कैटलिस्ट और कैटलाइसिस। इस फिनोमेना को कैटलाइसिस बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 है। तो इसमें देखिए N2 प्लस 3H2 दोनों मिलकर बनाते हैं 2NH3। इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस। देखिए ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, लेकिन इसमें जो आयरन यूज़ किया जाता है ये सॉलिड होता है कैटलिस्ट। इसमें जो कैटलिस्ट आयरन है वो सॉलिड है, तो इसलिए ये जो है एक हेट्रोजीनस कैटलाइसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल भी इस हेट्रोजीनस का ही कैटलिसिस का ही एग्जाम्पल है। इसमें आप क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बनाती हैं मिथेनॉल, है। लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट है वो जैसे कॉपर है वो भी सॉलिड स्टेट में है, आपके ZNO है वो भी सॉलिड स्टेट में है,
आपके Cr2O3 है, ये भी सॉलिड स्टेट में, ये तीनों जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट, जबकि ये देखिए ये सब गैसियस स्टेट में है। तो ये भी एक तरह का हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। तो देखिए बेटा, अब हम लेते हैं थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस, देखिए इसकी थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से वर्क करता है, जबकि होमोजीनस कैटालिसिस में हमने देखी थी उसकी थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी थी। उसमें एक इंटरमीडिएट बनता था और फिर आगे प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनस कैटालिसिस की थ्योरी में एडजॉर्प्शन थ्योरी होगी। देखिए मैं इसको समझाता हूँ मैं आपको। एडजॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कैटलिस्ट में फ्री वैलेंसीज होती है। देखिए ये कैटलिस्ट की सरफेस है और इसके ऊपर ये फ्री वैलेंसीज है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, ये अभी हमारे आगे काम में आएगी। तो देखिए इस थ्योरी को कुछ स्टेप्स में समझाया गया। ये 5 स्टेप्स है, जिसमें पहली स्टेप क्या कहती है, डिफ्यूजन ऑफ ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए ये थ्योरी कहती है कि ये A+B ये रिएक्टेंट है दोनों, ये क्या है, रिएक्टेंट, ओके। और ये डिफ्यूज होंगे किसकी ओर, डिफ्यूज होंगे मतलब किसकी ओर बढ़ेंगे, कैटलिस्ट की ओर। ये रिएक्शन नहीं बना रहा हूँ बेटा मैं, है ना, ये ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में बना दिया। ये कैटलिस्ट है और इस कैटलिस्ट की ये फ्री वैलेंसीज है, ये तो ये है आपकी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है। तो देखिए कि ये जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट की सरफेस की ओर डिफ्यूज होंगे, इनका डिफ्यूजन होगा इस ओर। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये पहले स्टेप तो ये कि इसकी ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या कहती है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट की, ये इसके ऊपर आकर इन पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो जो अगली स्टेप में जो होगा वो ये ऐसे हो जाएगा। तो अगली स्टेप में ये रिएक्टेंट A और B इन पे एडजॉर्ब हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये हो गया एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन है। थर्ड स्टेप क्या कहती हैं, अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। थर्ड स्टेप ये कहती है कि फिर इनके बीच में रिएक्टेंट एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होगी है, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट तो फॉर्म होता ही है। तो देखिए ये A और B, अभी तक ये रिएक्टेंट थे यहाँ तक, अब इनमें क्या होगा, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन अकर होना, जिसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा है। तो इसमें हो जाएगा अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ओके। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट है और इस पे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, ये एक कैटलिस्ट है और इस पे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, और ये इसकी वैलेंसी को छोड़कर वापस डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी A और B ये प्रोडक्ट बन गया और इसमें वापस इसकी ये बॉन्डिंग टूटेगी और इसमें इनका डिसॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि अपोजिट ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो ये हो जाएगा डिसॉर्प्शन। और लास्ट स्टेप जो है डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, फिर ये जो कैटलिस्ट तो यहीं रह जाएगा और इसके जो प्रोडक्ट है वो इससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा रह गया, रिएक्टेंट जो है पहले A और B अलग अलग थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर ये इससे अलग हो जाएंगे। हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कैटालिसिस। तो देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि 6 तरह के कैटालिसिस होते हैं। पहला होमोजेनस कैटालिसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अब हम तीसरा लेते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस हैं। अब हम लेते हैं 3rd नंबर पे पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस बेटा क्या होते हैं,
ऐसे कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हो, है ना, बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलाइसिस। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बन गई, व्हेन ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलाइसिस। अब देखिए बेटा, कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, इधर ROR, इधर हम ले लेते हैं एनर्जी, है ना, और ये एवरेज एनर्जी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये है विदाउट कैटलिस्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती हैं। तो देखिए ये विदाउट कैटलिस्ट, जब तक इसमें कैटलिस्ट हमने ऐड नहीं किया तब तक इसकी जो है इन एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैं। तो देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये तो विदाउट कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी थी, और ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो इसकी सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसके कारण उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे 2H2O2, वैसे इसको आप लंबे समय तक रखेंगे तो ये डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होकर 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये लंबे समय तक अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। अगर इसकी डिकम्पोजिशन को जल्दी करना है, आपको इंक्रीज़ करना है, तो आप इसमें प्लेटिनम ऐड कर दीजिए, है। जैसे ही इसमें आप प्लेटिनम ऐड करेंगे तो इसकी जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ प्लेटिनम जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं इस पॉजिटिव कैटलिस्ट को, हैं। तो जैसे मान लीजिए N2 प्लस 3H2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया की। तो वैसे तो ये रिएक्शन जो है बहुत स्लो चलेगी, लेकिन अगर इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, इसमें आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आयरन मिलाएंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ आयरन जो है वो भी क्या हुआ, पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। तो बेटा इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत काम में आएंगे आपके आगे, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम लेते हैं नेगेटिव कैटेलाइसिस। तो देखिए ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव कैटेलाइसिस में क्या होगा, नेगेटिव कैटेलाइसिस में जैसे अभी हमने देखा था, ये इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई थी, तो इसमें क्या करेगा, नेगेटिव कैटेलाइसिस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, ये तो देखिए विदाउट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटेलिस्ट, जैसे ही इसमें कैटेलिस्ट ऐड करेंगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये इंक्रीज कर देगा, और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हैं। तो जैसे ही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ए कैटलिस्ट डिक्रीज
the rate of a chemical reaction, then it is called negative कैटलाइसिस। इसे भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि 2H2O2 के जो दो मॉलिक्यूल अगर लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो ये 2H2O प्लस O2 में डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। ओके अगर मान लीजिए इसकी जैसे अभी अभी हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट में पढ़ा था कि इसके डिकम्पोजिशन को अगर आपको इंक्रीज करना है तब तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लेटिनम, ठीक है। और अगर प्लेटिनम की बजाय अगर आपने इसमें ग्लिसरॉल यूज़ कर लिया, ग्लिसरॉल ऐड कर दिया, तो ग्लिसरॉल क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जिससे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस रिएक्शन में हम दोनों को अगर बताएं तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर इसमें यूज़ करेंगे तो हो जाएगा प्लेटिनम, और इसी में अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा ग्लिसरॉल, हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ही डिकम्पोजिशन में ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, अच्छे से बहुत काम में आएंगे कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में प्लेटिनम ऐड कर देंगे तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसका यानी कि इसका डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम इसमें ग्लिसरॉल यूज़ कर लेंगे तो जो है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये है Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं O2 से, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा 2Na2SO4। अगर आपको इसके ऑक्सीडेशन को रोकना है ना, तो देखिए ये सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होकर बनता है सोडियम सल्फेट। अगर आपको इसके ऑक्सीडेशन को रोकना है, इसकी रेट कम करनी है, तो आप इसमें अल्कोहल मिला दीजिए, अल्कोहल हैं। तो अल्कोहल इसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की जैसे बिहेव करेगा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। इसी तरह से अब हम 5वें नंबर पे लेते हैं ऑटोकैटालाइसिस। तो बेटा ऑटोकैटालाइसिस का मतलब ये होता है कि जिस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी रिएक्शन को अगर वो कैटालाइज करता है तो इसको बोलते हैं ऑटोकैटालाइसिस, ठीक है। इफ द फॉर्मिंग product catalyze the reaction, then it is called ऑटोकैटालाइसिस, ठीक है। अब देखिए इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसके मान लीजिए हम दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पर। एक तो मैं पढ़ाता हूँ आपको ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो CH3COOC2H5 प्लस H2 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो देखिए यहाँ से ये ब्रेक होगा तो एक H तो इस पे आ जाएगा, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये C2H5OH इस पे आ जाएगा तो ये बनेगा इथेनॉल C2H5OH। तो इस रिएक्शन में है ना, ये जो एसिटिक एसिड है वो है ऑटोकैटालिस्ट, ऑटोकैटालिस्ट है ना। तो जैसे जैसे ये CH3COOH इसमें बनता जाएगा वैसे वैसे इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये देखिए ये ऑटोकैटालाइसिस कहलाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस स्टार्टिंग में
स्लो स्पीड से होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसका हाइड्रोलाइसिस की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका कारण ये है कि स्टार्टिंग में इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर सम टाइम एसिटिक एसिड बनने लगेगा, जो कि इसके लिए एक कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज़ होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, इस दूसरे में हम लेते हैं 5H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10CO2 and plus 8H2O। ओके, अब देखिए इसमें जो ये MnSO4 है ये ऑटो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। ओके, और बेटा छठे नंबर में और लास्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे कैटेलाइसिस का वो है इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। इंड्यूस्ड देखिए बेटा, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस में क्या होता है कि कोई रिएक्शन अपने आप तो अकर्स नहीं होती, लेकिन अगर किसी दूसरी एक्टिव रिएक्शन के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो वो अपने आप हो जाएगी, है ना। तो ए रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय अनदर रिएक्शन। ठीक है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कि सोडियम सल्फाइट जो है 2Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइट है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं हम। ठीक है, और तो ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगी 2Na2SO4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए ये सोडियम सल्फाइट है SO3, एक एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएंगे दोनों में तो ये सल्फेट SO4 बन जाएंगी। तो सोडियम सल्फाइट से सोडियम सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, Na2AsO3, यह है सोडियम आर्सेनाइट। अगर इसको सोडियम आर्सेनाइट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ हमें ये बात समझनी है कि सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन सोडियम सल्फाइट का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये इससे इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन फिर ऐसे भी हो सकती है, Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइट प्लस Na2AsO3 सोडियम आर्सेनाइट प्लस O2। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और Na2AsO4 सोडियम आर्सेनेट। तो इस तरह की जो कैटेलाइसिस हैं इन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके लिए सबसे पहली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, केवल वो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, इट कैन ओनली change the rate of
रिएक्शन। ये केवल रिएक्शन की रेट को ही चेंज कर सकता है, ये स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। तो कैटलिस्ट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की दोनों रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को भी इंक्रीज करेगा, रिवर्स रिएक्शन की वेलोसिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो ऐसे में जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। कोई भी कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है, ए वेरी स्मॉल amount of catalyst is sufficient for catalyze ए रिएक्शन है। किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत थोड़ा जो अमाउंट होता है किसी कैटलिस्ट का वही बहुत होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 ग्राम प्लेटिनम जो है 10⁸ लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि H2O2 को डिकम्पोज करने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम। तो 10⁸ लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने के लिए केवल 1 ग्राम प्लेटिनम ही काफ़ी हैं। और पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है स्पेसिफिक नेचर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कैटलिस्ट जो होता है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। जिस तरह से सारे ताले एक चाबी से नहीं खुल सकते, सबकी अपनी अपनी चाबी होती है, वैसे सारी रिएक्शन एक ही कैटलिस्ट से कैटलाइज नहीं हो सकती। सबको अलग अलग रिएक्शन अलग अलग कैटलिस्ट से कैटलाइज होती हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यह है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं डिकम्पोज। तो इसमें मैं डिकम्पोज करने में 2 तरह के कैटलिस्ट लेता हूँ। एक तो लेता हूँ कॉपर और एक लेता हूँ एलुमिना, Al2O3, ये एलुमिना। तो अगर HCOOH का डिकम्पोजिशन अगर कॉपर की प्रेजेंस में किया जाए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अगर फॉर्मिक एसिड को कॉपर की साथ रिएक्ट करवाया जाता है, फॉर्मिक एसिड का अगर डिकम्पोजिशन कॉपर की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा। और फॉर्मिक एसिड का अगर डिकम्पोजिशन एलुमिना की प्रेजेंस में किया जाता है तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर अलग अलग होंगे, इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इथेनॉल C2H5OH, अगर हम इसको डिकम्पोज करें इसी तरह से हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि इथेनॉल को अगर निकल की प्रेजेंस में डिकम्पोज करें तो एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोजन अलग होगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ। ठीक है, और अगर मान लीजिए एलुमिना की प्रेजेंस में यानी कि Al2O3 अगर ये डिकम्पोजिशन होता है तो इथीन C2H4 प्लस H2O यानी कि ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है,